कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर सुन सकते हैं। खाना खाने के बाद अगम ने झलक का बनाया हलवा लिया। उसने खाते ही कहा, अंकल जी सच में हलवा में बहुत स्वाद है, मेरी मम्मी भी ऐसा ही हलवा बनाती हैं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर गिल हंसते हुए बोले। वो आज बहुत खुश थे, वो हर बात पर हंस रहे थे। सबके खाना खाने के बाद डॉक्टर ने झलक को अगम को शहर दिखाने को कहा। वो दोनों साथ ही निकल पड़े। डॉक्टर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वो बोले, कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में, काश झलक मान जाए। डॉक्टर सर आप भी अजीब हैं, पहले जब पता लगा था कि दोनों साथ हैं तो उनकी जान निकालने वाली कर दी, और अब जब उनमें कुछ नहीं है तो कह रहे हैं कि कुछ हो जाए। उमेश ने मजाक करते हुए कहा। ओए निकम्मे, तुझे यहाँ मैंने अपना मजाक उड़ाने के लिए नहीं रखा, तुझे मैंने अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए रखा है, समझे? डॉक्टर गिल बोले। हाँ जी कहकर वो अंदर भाग गया। कार में बैठते ही अगम ने पूछा कि कहाँ चले? झलक बोली, आप बताइए कहाँ जाना पसंद करेंगे? जाखू रीच पर चलें, साथ में जाखू मंदिर भी हो जाएंगे। चलो चलते हैं, रास्ता बताते रहना। अगम ने कार चला दी। वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर था जाखू रीच। वो कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। झलक ने कहा, कार यहीं पार्क कर दो, यहाँ से पैदल जाना है। अगम ने कार पार्क कर दी, फिर दोनों सड़क पर चल पड़े। रीच एक बहुत बड़ी मार्केट थी जहाँ हर किस्म की दुकानें थी। यहाँ से दूर दूर की बर्फ से ढकी सफ़ेद पहाड़ियाँ दिख रही थी। यहाँ पर खास तौर पर पर्यटकों के लिए कई गिफ्ट शॉप, कैफ़े और रेस्टोरेंट थे। अगम सड़क के किनारे से दूर पहाड़ियों की सफ़ेदी देख रहा था। उसका मन कर रहा था वो उन पहाड़ियों पर जाए। झलक उसे देख रही थी। वो एक मासूम बच्चे की तरह पहाड़ों को देख रहा था। झलक उसकी बाँह पकड़कर बोली, अगम चलो, अभी मंदिर भी जाना है, फिर वापस भी आना है। हम रोपवे केबल कार से चलें? क्या रोपवे केबल कार? चलो चलो, मज़ा आ जाएगा, अगम बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला। वो दोनों केबल कार में बैठ गए। एक केबल कार में 6 लोग बैठते थे, वो दोनों भी बैठ गए। अगम कॉर्नर सीट पर बैठा था, झलक उसके बगल में बैठी थी। उसके दूसरी तरफ एक लड़का आकर बैठ गया। अगम उठा और उसे अपनी सीट पर बिठाकर खुद उसकी सीट पर बैठ गया। केबल कार चलने लगी तो अगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। झलक को लगा कि शायद वो डर रहा है। उसने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगम बाहर के नज़ारे देखने में बिजी था। उसे पता ही नहीं था कि उसने उत्सुकता में झलक का हाथ पकड़ रखा है। दूर पेड़ों के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति नजर आ रही थी। झलक ने उसे बताया कि वहाँ मंदिर है, हमें वहाँ जाना है। उसने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। जब कार रुकी तब झलक ने उसे पकड़कर उतारा। वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे तो झलक ने पूछा, आप कभी मंदिर जाते हैं? हाँ, हम लोग मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह हर जगह जाते हैं। बेशक हम सिख धर्म के हैं, लेकिन हम दूसरे धर्मों का भी पूरा आदर करते हैं। मेरी मम्मी ने हमें बचपन से सिखाया था कि अगर तुम किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो न सही, पर किसी को कभी बुरा मत कहना, अगम बोला। आपको पता है, कहते हैं जब श्री लक्ष्मण जी तीर लगने से बेहोश हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो जाते वक्त यहीं रुके थे। उन्हीं के आदर में ये मंदिर यहाँ बनवाया गया था, झलक ने बताया। वो लोग केबल कार में वापस आए। उन्हें वापस आते आते शाम हो गई थी। अगम ने झलक से कहा, मैं कल वापस जा रहा हूँ, तुम कब जाओगी? देखती हूँ, कल जाऊँ या परसों जाऊँ, पापा से पूछ कर देखूंगी। झलक बोली, पर वो उसे देखते हुए मन में कह रही थी, अगर आप एक बार कह दें कि मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, कहो तो सही। अगम ने एकदम से उसकी तरफ देखकर पूछा, कुछ कहा तुमने? झलक भी झिझक कर बोली, नहीं तो। झलक बोली, आज आपने पापा और मेरी गलतफहमी दूर की, उसके लिए थैंक यू। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी, मेरा जीना मुश्किल हो जाता। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैंने तो खुद की सफाई दी थी, तुम्हारे बारे में तो उन्होंने खुद ही सोचा है। अब मैं झूठ बोलूँ ये मेरी पर्सनालिटी पर जचता ही नहीं, अगम बोला। अरे बच्चे आ गए, मेरा बच्चा कहाँ घूम आए, कहकर डॉक्टर ने झलक को गले लगा लिया। अगम बोला, अंकल जी हम जाखू मंदिर जाकर आए हैं, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह वापस भी जाना है।
अरे बेटे कुछ देर तो बैठो। अच्छा कल जा रहे हो? झलक तुम भी कल चली जाओ, परसों जल्दबाजी करोगी, कल जाकर आराम कर सकती हो, डॉक्टर गिल झलक से बोले। ठीक है पापा जी। फिर अगम से बोली, अगम जी मेरी टिकट भी करा लेना। ओके अच्छा बाय, मैं चलता हूँ, पैरी पौना अंकल जी कहकर उसने डॉक्टर के चरण छुए, फिर झलक को बाय करते हुए चला गया। उसके जाते ही झलक अपने कमरे में चली गई और डॉक्टर सर पकड़कर सोचने लगे, ये बच्चे भी अजीब हैं। अब समझ आया कि क्यों अगम की दादी ने विराज को इन्हें मिलाने के लिए उसे इनके पीछे लगाया है। आज चेक किया, कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही। शरीफ बच्चे हैं दोनों। घूमने भेजा तो लड़के लड़कियां मूवी देखते हैं, पार्कों में जाते हैं, मॉल घूमते हैं, और हमारे गए तो मंदिर। धन्य है ये दोनों भी, इनको तो भगवान हिम्मत दे। अगले दिन शाम 4:30 बजे की ट्रेन थी। अगम उसे लेने उनके घर आया। डॉक्टर से मिलकर बोला, ठीक है अंकल जी अब हम चलते हैं। मैंने सोचा आपसे भी मिल लूँगा और झलक जी को भी लेते जाऊँगा। चलो अच्छा किया बेटा, ये लो, मैं कल देने वाला था, भूल गया। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। वहाँ झलक का ध्यान रखना। अब वहाँ झलक का ध्यान रखना। अब मैंने इसकी चिंता छोड़ दी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है संभालना, डॉक्टर गिल बोले। झलक ने उनके गले लगकर विदा ली। दोनों सही समय पर स्टेशन पहुंच गए। अगम ने ड्राइवर को वापस चले जाने को कहा। वो दोनों ने कुछ देर ट्रेन की वेट की थी कि ट्रेन आ गई। अगम ने दोनों का सामान रखा, फिर झलक को ले जाकर बिठा दिया। झलक फिर से खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। सुनो, अंकल ने तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दी है, इसलिए कुछ भी करो मुझे बताकर करना, ठीक है ना? अगम बोला। अच्छा जी, और कुछ? झलक ने पूछा। हाँ, लड़कों से बात भी मुझसे पूछ कर करना, स्पेशली उस आशीष से, अगम बोला। मैं नहीं पूछती किसी से, मैं पापा से कह दूंगी, मुझे ऐसा बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, झलक बोली। कमाल है, मैंने सिर्फ आशीष का नाम लिया और तुम चिढ़ जाती हो। मैं नहीं, चिढ़ तो आप जाते हो उसका नाम सुनते ही, आपको उससे जलन होती है, झलक ने उसे छेड़ा। किसने कहा कि मुझे जलन होती है? मैं क्यों जलूंगा? मुझे क्यों जलन होगी? वो जले तो जले, मैं क्यों जलूं? अगम बोला। तो फिर ठीक है, आज के बाद आप मुझे आशीष से मिलने बात करने से नहीं रोकेंगे। मेरी जलन का आशीष से क्या मतलब? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जलन होती है तो क्या तुम मिलना बात करना छोड़ दोगी? पहले जलन का रीज़न बताइए। आपको मेरा विराज सर से बात करना तो बुरा नहीं लगता, फिर आशीष से क्यों? सच बताऊं, मुझे तुमसे पहली बार में ही प्यार हो गया था। जब मैंने बेहोशी के बाद आंखें खोली थी, तुम्हारी खुशबू से मुझे प्यार हो गया था। हर घड़ी तुम्हें ही देखता था। झलक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसे अच्छा लगा। वो और छेड़ने के मूड में आ गया। वो बोला, मेरा सपना पता है क्या है? मेरा सपना है कि तुम्हें बाहों में लेकर देर रात तक तुमसे बातें करूं, तुम्हारे चेहरे के साथ मेरी आंखें खुले। आई लव यू, अगम धीमी आवाज़ में बोला। झलक तो जैसे जम ही गई, उसने पकड़ कर हिलाया तो वो हिली। अगम की बात सुनकर झलक सुन्न रह गई। उसने अगम से इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। सामने लोग बैठे थे, अगम ने उनकी भी परवाह नहीं की। उसने अगम की तरफ देखा। अगम की आंखों में सच्चाई थी, पर झलक अगम को कुछ दिखाना नहीं चाहती थी। वो चुपचाप खिड़की की तरफ मुँह करके बैठ गई। अगम ने उसे बुलाया। तुम आज भी कुछ नहीं बोलोगी? ये दूसरी बार है। अगर तुम इसी तरह इग्नोर करती रहोगी तो कहीं मेरा मन भी बदल जाए। अगर हाँ नहीं करनी तो ना ही कह दो, कम से कम मुझे तसल्ली तो हो जाएगी। अच्छा जी, निकले ना आप भी और लड़कों जैसे ही, झलक धीमी आवाज़ में बोली। क्यों, मैंने ऐसा क्या कहा? अगम ने सोचते हुए कहा। क्यों, आपने अभी तो कहा कि अगर ना है तो भी बता दो, ताकि आप कोई और लड़की ढूंढ सकें, या आप लड़कों की भाषा में और लड़की पटा सकें। झलक इस अंदाज में बोली कि सामने वाला सुन न ले। यार कमाल करती हो तुम भी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर तुम ना कर दो तो पता चल जाएगा कि मुझ में कोई कमी तो नहीं, और मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तुम जानती नहीं हो, मेरे लिए लड़की मतलब झलक, प्यार मतलब झलक, जिंदगी मतलब झलक। मैं किसी और के बारे में सोचने से पहले मर जाऊं। झलक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें नहीं किया करते, अभी तो एक उम्र पड़ी है लड़ने को। मैं ये ज़िंदगी आपके साथ लड़कर बिताना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, उसने बेध्यान में कहा। फिर जब कुछ समझ आया तो बोला, क्या क्या कहा तुमने? सच, तुम सच कह रही हो झलक? उसने एकदम से झलक का हाथ पकड़ते हुए कहा।
झलक ने आसपास लोगों को देखते हुए हाथ छुड़ा लिया और धीरे से बोली, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रही थी, आप देखते भी नहीं कि हम बैठे कहाँ हैं। अच्छा बाबा नहीं करता, सब अपनी बातों में मस्त हैं, किसी को हमसे क्या लेना, अगम बोला। झलक फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ अगम भी उसके कंधे पर मुंह रखकर बाहर देखते हुए बोला, मैं भी देखूं बाहर, ऐसा क्या है जो तुम मुझे छोड़कर वहां देख रही हो। झलक हटाने लगी तो वो नहीं हटा, वो और जमकर बैठ गया। वक्त यूं ही बीत गया, चंडीगढ़ आ गया, दोनों उतरे, रात के 11 बजने वाले थे। अगम ने उससे कहा, इस वक्त हॉस्टल कहाँ जाओगी, आज तुम हमारे घर चलो, सुबह तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। नहीं, मैं ऐसे आपके साथ कैसे चल सकती हूँ, हॉस्टल ही चली जाऊंगी। यार एक तो तुम सोचती बहुत हो, मेरे घर में मैं कोई अकेला थोड़े ही रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी है, दादी है, परी है, कमरों की कमी नहीं है। तुम डरती किस बात से हो, या बस मेरी बात न मानने की कसम खाई है, अगम ने थोड़ा गुस्से से बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको परेशानी हो, आप ये न समझे कि आपकी शराफत का फ़ायदा उठा रही हूँ, झलक बोली। अगम उसकी बात सुनकर बोला, यार तुम भी कमाल करती हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करना अच्छा लगता है, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। अगर इतनी रात को हॉस्टल कैसे जाओगी, गेट बंद हो गए होंगे सारे। बाकी हम तो चाहते ही हैं कि तुम हमारी शराफत का फ़ायदा उठाओ। आखिरी लाइन अगम ने स्टाइल मारते हुए शरारत से उसके पास होकर कान में कहे। झलक ने उसे धक्का देते हुए कहा, कभी कभी आप बहुत शरारती हो जाते हैं, डर लगता है आपसे और खुद से भी। खुद से डर लगता है क्यों, अगम ने हैरान होकर पूछा। डर लगता है कि कहीं आपसे प्यार न हो जाए, डर लगता है क्योंकि मुझे आप अच्छे लगने लगे हो। कहकर वो चुप हो गई, फिर बोली, बस इसी बात का डर लगता था, वही हो गया। मैं अभी और वक्त लेना चाहती थी आपसे कॉन्फ्रेंस करने को, लेकिन आपकी बातों ने मुझे फंसा लिया। जिस बात का डर था वही बात हो गई। यहाँ तो कोई नहीं है, इतनी खुशी की बात है, एक हक तो बनता है, कहकर अगम ने उसे गले लगा लिया। झलक ने पहले विद्रोह किया, फिर टिक कर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब घर नहीं जाना क्या। हाय, इतनी प्यार से कहोगी तो कोई कैसे मना करे, दोबारा कहो, तुम्हारे मुंह से घर शब्द कितना अच्छा लग रहा है। अगम ने आंखें बंद करके उसे गले लगाते हुए कहा। तभी कार आ गई, झलक ने उसे दूर हटाया, कार उनके पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने आकर दोनों को सलाम किया और उनका सामान उठाते हुए बोला, सर आपका सामान कौन सा है। सारा सामान रख लो, ये आज हमारे घर पर ही रहेंगी, कहकर वो झलक को लेकर कार की तरफ चल दिया। दोनों पीछे बैठ गए, ड्राइवर दोनों को ध्यान से देख रहा था। चलो शुक्र है सर को कोई लड़की तो पसंद आई। अक्टूबर का महीना था, ठंड शुरू हो गई थी। अगम शिमला से कोट पहनकर आया था, उसने यहाँ आकर खोलकर बाँह पर रख लिया था। उसने उसी कोट के नीचे झलक का हाथ पकड़ लिया। कार के ड्राइवर को कुछ पता नहीं चल रहा था, झलक छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो अगम ने कहा, झलक आराम से बैठ जाओ, हम आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। झलक टिक कर बैठ गई। अगम ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, उसने सारे रास्ते झलक का हाथ नहीं छोड़ा। झलक भी चुप करके बैठी रही। अब वो करे तो क्या करे, उनके हाथ पसीने से भीग गए थे, पर अगम छोड़ ही नहीं रहा था। आधे घंटे में वो अगम के घर पहुंच गए। अगम ने तब जाकर उसका हाथ छोड़ा, बहुत ही आदर से वो उसे अंदर ले आया। उसने ड्राइवर से कहा, मैडम का सामान गेस्ट रूम में रख दो, घर में सभी सो रहे थे। उनके बटलर ने उन्हें खाना दिया। झलक को बहुत नींद आ रही थी, वो बोली, अगम मुझे बहुत नींद आ रही है, खाना खाकर मुझे मेरा कमरा दिखा देना। बस अब तो आंखें भी जवाब देने लगी है। खाना खाते ही अगम उसे गेस्ट रूम में ले गया। अंदर छोड़कर मुड़ने लगा कि झलक ने रोक दिया। अगम ने उसकी तरफ देखकर शरारत से कहा, क्यों, क्या मेरी शराफत का फ़ायदा उठाने का इरादा है। नहीं, मैं तो लाइट की स्विच पूछ रही थी। अगम ने उसे स्विच बोर्ड दिखाया। फिर अगम ने कहा, चलो अब रेस्ट करो, सुबह बात करेंगे, कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद झलक वॉशरूम में गई और हाथ मुंह धोकर आराम से बेड पर लेट गई। वो लेटते ही सो गई। अगम भी नहा धोकर सो गया। अगम बहुत खुश था। झलक ने मान लिया था कि वो उसे पसंद करती है। मैं मौका देखकर अपने घर वालों को और उसके पापा को बता दूंगा। उसका दिल कर रहा था कि वो सबको बताए, लेकिन रात हो गई थी, सब सो रहे थे। अगले दिन सुबह झलक जल्दी ही उठ गई थी। वो तैयार होकर कमरे में ही बैठी थी। उसे डर था कि वो बाहर गई तो सबको क्या बताएगी।
उसने अगम को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। अगम ने उसी वक्त 2 मैसेज भेज दिए। उठ गई, गुड मॉर्निंग। कुछ देर में अगम ने उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक की। उसने पूछा, कौन है? मैं हूँ, अंदर आ जाऊँ? अगम बोला। हाँ जी, आ जाइए, झलक बोली। अगम उसी वक्त अंदर आ गया और उसे गले लगा कर बोला, गुड मॉर्निंग। ऐसे बोलते हैं अपने बॉयफ्रेंड से गुड मॉर्निंग। झलक ने उसके सीने में सर झुका कर कहा, गुड मॉर्निंग। अगम अभी अभी नहा कर आया था, उसके बदन से खुशबू आ रही थी, झलक को अच्छी लग रही थी। चलो तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखा दूं और ससुराल वालों से मिला दूं, अगम ने उसे छेड़ते हुए कहा और उसे लेकर बाहर आ गया। झलक उसका हाथ झटक कर बोली, आप जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अगम बाहर डाइनिंग रूम में आ गया। दादी, मम्मी और परी पहले ही बैठी थी। अगम को देखकर दादी बोली, मेरा पुत्र कद आया? बेबे जी, मैं देर रात को घर आया था, आप लोग सो रहे थे, सो मैंने आपको जगाया नहीं, अगम ने बताया। इतने में अंदर से झलक निकल कर आई। सब उसकी तरफ देखने लगे। अगम ने भी मुड़कर उसकी तरफ देखा तो बोला, मम्मी, ये लड़की मेरी। वो बताने लगा था कि सामने से पापा आ गए और उसकी बोलती बंद हो गई। कौन हो तुम? यहाँ इतनी सुबह तुम हमारे घर क्यों आई? पापा ने आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। ओ पुत्र, तू कद आई? फिर अगम के पापा को देखकर बोली, ए विराज दे हॉस्पिटल से डॉक्टर है। दादी बता ही रही थी कि परी भाग कर झलक के गले लग गई और बोली, पापा, इन्होंने ही मुझ में आत्मविश्वास जगाया है, मेरी मेंटल प्रॉब्लम ठीक की है और मेरी जान बचाने में भैया की हेल्प की। अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओह थैंक यू पुत्र जी, आओ बैठो बेटा, पापा बोले। ये मुझे वापसी में ट्रेन में मिल गए थे, रात ज़्यादा हो गई थी, हॉस्टल बंद हो गया था, होटल भेजने से अच्छा मैं इसे घर ले आया, अगम बोला। बहुत अच्छा किया पुत्र, पापा बोले। दादी ने झलक को भी अपने साथ बिठा लिया। उसकी दूसरी तरफ परी बैठी थी। अगम पास खड़ा देखता रह गया। वो भी परी के बगल में बैठ गया। सबने बैठकर खाना खाया। झलक की ड्यूटी दोपहर को थी, सो वो पहले हॉस्टल जाना चाहती थी। ड्राइवर इसे जहाँ ये कहे छोड़कर आना, पापा बोले। दादी बोली, अगम पुत्र, जा तू खुद छोड़ के आ। अगम तो पहले ही तैयार था। दादी के कहते ही वो झलक को छोड़ने चल दिया। झलक ने सबसे विदा ली और अगम के साथ चल दी। अच्छा बेटा, फिर आ जाना, इसे अपना ही घर समझो। जिस दिन हॉस्टल का खाना अच्छा न लगे यहाँ आ जाना, अगम की मम्मी बोली। हाँ, कदे इस बूढ़ी बेबू ने मिलने आ जाना, दादी बोली। हाँ जी, ज़रूर आऊँगी बाई, कहकर झलक कार में बैठ गई। क्यों, कैसी लगी मेरी फैमिली? कार में बैठते ही अगम बोला। सब अच्छे हैं, आपके पापा थोड़े सख्त हैं पर मेरे पापा से कम। अच्छा लगा सबसे मिलकर, झलक बोली। अच्छा, मैं कैसे लगता हूँ? अगम बोला। आप अच्छे हैं। कितना अच्छा हूँ? यार कमाल करते हैं आप भी, इसका कोई मीटर थोड़े ही होता है कि मैं बता दूँ कि कितना अच्छा है, झलक बोली। मीटर नहीं होता न सही, ये तो कह सकती हो कि उससे अच्छा हूँ या सबसे अच्छा हूँ, अगम बोला। आप न कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, अब ये कोई ज़रूरी है कि कितना? झलक थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। अच्छा छोड़ो, ये बताओ फिर कब मिलोगी? अगम ने पूछा। मेरा काम बढ़ गया है, मैं कैसे आ सकती हूँ? फिर पढ़ाई भी है, बस ये साल हो जाए उसके बाद कुछ सोचूंगी, झलक बोली। ठीक है, तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊँगा। सच में तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। पता नहीं, एक बेचैनी सी रहती है दिल में। तुम्हारा दिल नहीं करता मुझे मिलने को? तुम्हारा दिल नहीं धड़कता मेरे नाम से? तुम्हें कभी बेचैनी नहीं हुई? अगम ने साइड में कार रोक कर पूछा। अगम जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, झलक बोली। अच्छा, सच में कुछ नहीं होता, कहकर अगम ने सीट बेल्ट खोल दी और झलक के पास जाते हुए बोला, अब कुछ हुआ? झलक ने अपने हाथ उसके सीने पर रख कर उसे रोकते हुए कहा, मैंने कहा न कि मुझे कुछ नहीं होता, आप पीछे हटिए, क्या कर रहे हैं? अगम उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसने एक हाथ से झलक के हाथ पकड़ लिए और उसकी तरफ आगे बढ़ा। झलक ने भी आंखें बंद कर ली। अगम ने उसके गालों को चूम लिया, फिर उसके सीने पर अपना सर रख कर बोला, कब तक छुपाओगी? देखो, तुम्हारा दिल भी धड़क रहा है। अगम जी, ये सब ठीक नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, झलक बोली। उसकी जुबान कांप रही थी। झलक की बात सुनकर अगम थोड़ा पीछे हुआ और बोला, अब भी कहोगी कि तुम्हें कुछ नहीं होता? तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार है जितना मुझे तुमसे। बोलो। अगम जी, आप लड़कियों को समझते ही नहीं हो। इन बातों को लड़के जितनी आसानी से कहते और स्वीकारते हैं, लड़कियों के लिए उतना ही मुश्किल होता है ये स्वीकारना।
मुझे औरों का पता नहीं पर मुझे शर्म आती है, कहकर झलक ने मुंह नीचे कर लिया। वो शर्म से लाल हुई जा रही थी। अगम बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। फिर उसने सर पर हल्के से हाथ फेरा और बोला, ओके, आगे से ऐसी बात नहीं करूँगा। मुझे बस एक गारंटी चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो। डर सा था कि कहीं तुम किसी और की न हो जाओ, लेकिन अब कोई डर नहीं है, कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। झलक को तब समझ आया कि अगम का इरादा बस उसे टेस्ट करने का था, वो कुछ नहीं करने वाला था। उसे खुद पर हंसी आई। उसने ऐसा सोचा भी कैसे। उसे हंसते देख अगम ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, झलक ने हंसते हुए सिर हिलाकर कहा। अगम भी मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ रहा था पर वो बोलकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। अगम ने हॉस्टल के बाहर कार रोक दी। झलक दरवाज़ा खोलकर उतरी तो अगम ने उसका सामान डिग्गी से निकाल दिया था। वो अंदर छोड़ने जाने लगा, लेकिन झलक ने रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, आप वापस जाइए, बाय। तभी झलक मुड़ी और बोली, अगम जी, अभी अपने बारे में किसी को मत बताना, विराज सर को भी नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगी। अगम ने ओके में सिर हिलाया, फिर बाय करके कार में बैठ गया। वो बहुत खुश था। वो वापस जाने की बजाय विराज के पास आ गया। विराज उसे देखता ही बोला, और सुना, झलक के पापा ने कुछ कहा तो नहीं? तूने उस दिन के बाद न फ़ोन किया न मेरा फ़ोन उठाया। बता, क्या बात हुई? तुझे पता है मैं कितना परेशान था। सॉरी यार, थोड़ा बिजी था और फ़ोन पर बताने वाली बात नहीं थी, इसलिए आते ही तुझसे मिलने आ गया। डील हो गई, जल्दी वहाँ काम शुरू कर देंगे। बाकी उसके पापा थोड़ी देर तो नाराज़ रहे, फिर मान गए। अगम बोला, क्या सच में वो मान गए? फिर तो बधाई हो, ले मुंह मीठा करा, विराज बोला। अगम कुछ बताने लगा था कि उसे झलक की याद आई। वो बोला, अरे वो मानना नहीं पागल, वो झलक से नाराज़ थे। बात सुनकर उन्होंने उससे माफ़ी मांगी, उस बात के लिए मान गए। बस सब ठीक हो गया, हम एक साथ वापस आ गए। रात फिर वो हमारे घर रुक गई थी। अब उसे हॉस्टल छोड़कर आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि चल तुझे मिल आऊँ। तू सुना, कैसा है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तुम बताओ, तुम्हारी झलक से कोई बात नहीं हुई? विराज ने फिर पूछा। बात क्या होनी है, जब भी हम मिलते हैं तो लड़ने के सिवा करते ही क्या हैं। उसे प्यार से बात करना आता ही कहाँ है। मुझे तो कभी कभी खुद पर हैरानी होती है कि मुझे उससे प्यार क्यों हो गया। अगम ने जो मनाया बोल दिया। उसे विराज पर तरस आ रहा था। बेचारा कितना कोशिश कर रहा है हमें मिलाने की। अब हम एक हो गए हैं तो मैं उसे बता भी नहीं सकता, झलक से प्रॉमिस जो किया है। विराज मायूस सा होकर बोला, यार मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों एक हो जाओ। अब उस रब पर छोड़ता हूँ, वो एक करे तो करे। कुछ देर बैठकर अगम अपने काम के लिए निकल गया। होटल में सब कुछ ठीक था। पापा के होते उसे कोई टेंशन नहीं होती थी। वो पापा के पास गया। पापा बोले, शिमला में काम कब शुरू करना है? जब आप कहें पापा। वैसे दीवान जी से बात हुई थी, वो कल कुछ बताएंगे। पापा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम टेंडर भरवाएं, जो सबसे नज़दीक होगा उसे ठेका दे देंगे, अगम ने सलाह दी। ठीक है बेटा, यही ठीक रहेगा। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाकर सारी डिटेल बताकर कागज़ तैयार करने को कहा। अगम शिमला के काम में बिजी हो गया। कई लोगों ने टेंडर भरे। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। हर बिल्डर इसका हिस्सा बनना चाहता था। 2 दिन बाद टेंडर खुलने थे। अगम काम खत्म करके बैठा था कि उसे झलक की याद आई। हफ्ता होने को आया था उन्हें शिमला से वापस आए हुए। झलक ने उसे खुद एक बार भी फ़ोन नहीं किया। 3 बार बात हुई, हर बार इसी ने फ़ोन किया। उसे झलक पर गुस्सा आ रहा था। उसे याद आया कि झलक उस दिन कह रही थी कि उसे इस सब से शर्म है, शायद इसलिए ही फ़ोन नहीं किया। क्यों ना मैं ही जाकर उससे मिलाऊं, सोचते ही उठकर चल दिया। झलक काम में बिजी थी। लंच टाइम हो गया था। उसने अपनी फाइल कंप्लीट करनी थी, थोड़ी सी रह गई थी। विराज बोला, झलक चलो लंच कराएं, बाद में काम कर लेना। सर आप जाओ, मुझे ये कंप्लीट करना है, झलक बोली। विराज जाने के लिए मुड़ा तो सामने अगम आ गया। तू कैसे आ गया? विराज उससे मिलते हुए बोला। यार तुझे फुर्सत ही नहीं होती, कभी मुझे याद भी नहीं करता। मुझे तेरी याद आ रही थी इसलिए मैं ही चला आया। अगम ने विराज को गले लगाते हुए झलक की तरफ देखकर कहा। झलक मुस्कुरा दी। कमाल है, पहले तो कभी तुझे मेरी याद नहीं आई, अब क्या हुआ? विराज बोला। क्यों, याद का क्या है? आ गई तो आ गई। तूने तो कसम खाई है ना मिलने आता है और ना ही कभी फ़ोन ही करता है। तुझे तो फिक्र नहीं है मेरी, मैं जीऊँ या मरूँ? अगम बोला। वो कह तो विराज से रहा था पर सुना झलक को रहा था। झलक भी बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम किए जा रही थी।
विराज अगम को हैरान होकर देख रहा था कि ये क्या कह रहा है। अगम बोला, ये लो तुम्हारे खाने के लिए लाया हूँ, खा लो। कहकर उसने झलक को देखा, फिर बोला, झलक तुम भी ले लो वरना इसी बात पर लड़ने लगोगी। झलक बोली, नहीं आज मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, बहुत भूख लगी है, लाइए क्या लाए हैं। अगम ने सारा लिफाफा उसके आगे रख कर उसमें से खाने का सामान निकाल कर झलक के सामने रख दिया। सब झलक के पसंद की चीज़ें थी। विराज दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। अगम बड़े प्यार से उसे खाने को दे रहा था। विराज ने पूछा, भाई हम भी यहाँ हैं, हमें भी पूछ लो, सारा इसे खिला दोगे तो मुझे क्या दोगे, लाए तो मेरे लिए थे। बोलता हुआ विराज उनके बीच में घुस गया। अगम ने उसे भी खाने को दिया। तीनों ने एक साथ बैठकर खाया। अगम बीच बीच में झलक को देख लेता था, झलक भी उसे देख रही थी। विराज चुपचाप खाना खाते खाते वक्त दोनों को देख रहा था। वो उठा और बोला, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो बोतल लेकर चला गया। उसके जाते ही अगम शुरू हो गया, इतने दिन हुए तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें पता है मेरा क्या हाल था। सॉरी मैं बहुत बिजी थी, बस कुछ दिन और फिर ज़रूर तुमसे मिलने आती। अब आ गए हो, अब तो लड़ाई मत करो प्लीज़, झलक बोली। अगम शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है तो मुझे खुश करने के लिए कुछ करो। आप भी ना कैसी बातें करते हैं, अगर विराज सर आ गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा, झलक बोली। मैं गया ही कहाँ था, यहीं खड़ा देख रहा था कि माजरा क्या है। अच्छा जी बच्चों, हम तुम्हें मिलाने की कोशिशें करते रहें, अब हम ही से छुपाया जा रहा है। ये पकड़ो बोतल, आज से अपनी दोस्ती खत्म। सुना था कि लड़की मिलने से दोस्त बदल जाते हैं, तुमने आज दिखा भी दिया। कहकर विराज जाने लगा तो अगम ने उसे पकड़ लिया, लेकिन विराज सच में नाराज़ हो गया था। उसने अगम को धक्का देकर दूर कर दिया। झलक उठकर विराज के पास आई और बोली, सॉरी विराज सर, इसमें अगम का कोई कसूर नहीं है, मैंने इन्हें रोका था, प्लीज़ इनसे नाराज़ मत होइए। क्या तुमने रोका और तुम मान भी गए? अगम हम बचपन से साथ हैं, कहकर उसने अगम के हाथ झटके और वहाँ से चला गया। अगम उसके पीछे भागा पर वो नहीं रुका। अगम टकरा कर गिर गया। विराज रुका और उसके पास आया। उसने उसे उठाया लेकिन वो बोला कुछ नहीं। अगम ने दोनों कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगी। विराज फिर भी नहीं माना तो अगम वो गाना गाने लगा, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये गाना वो बचपन से एक दूसरे को नाराज़ होने पर मनाने के लिए गाते थे। अगम को गाना गाते देख वहाँ लोग इकट्ठे होकर उन्हें देखने लगे। अगम गाना गाता रहा, लोग इकट्ठे होते जा रहे थे। विराज ने उसे चुप होने को कहा लेकिन उसने इशारे से कहा कि पहले माफ़ करो। विराज ने उसे माफ़ किया, तब जाकर उसने गाना गाना बंद किया। विराज अगम को लेकर बाहर आ गया और बोला, ये कब क्या है, कैसे हुआ, मुझे सब बता अभी। हाँ बताता हूँ बाबा, अच्छा सुन। फिर हम शिमला गए थे ना तो झलक के पापा ने खुशबू से पहचान लिया कि झलक किसी लड़के को मिलकर आई है, और जब अगले दिन मैं गया तो उन्हें पता चला कि वो मैं ही हूँ। तो उन्होंने हम दोनों को बहुत बोला। झलक को तो इतना सुनाया कि उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैं तब तुझे फ़ोन किया था। मैंने अपने स्टाइल और बातों से अंकल को पटा लिया। बाद में वो इतने खुश हुए कि मुझे अपना दामाद बनाने को तैयार हो गए, और झलक को भी साफ साफ कह दिया कि उन्हें मैं पसंद हूँ। फिर झलक कैसे ना कर सकती थी, उसने भी हाँ कर दी। फिर हम घूमने भी गए और एक साथ वापस ही आए, बस उस दिन की ही बात है। मैं उस दिन जब तुझसे मिलने आया था तो तुम्हें बताना ही चाहता था, पर झलक ने मना कर दिया, कहती कि समय आने पर बता देंगे। सॉरी यार, अगम बोला। अरे सॉरी छोड़, पार्टी दे पार्टी, वाह मेरे यार का सपना पूरा हो गया, मुझे बहुत खुशी है यारा, विराज बोला। दोनों गले लग गए। तब उन्हें ढूंढते हुए झलक वहां आ गई। दोनों को एक दूसरे के गले लगे देखा तो उसे कुछ शांति मिली। वो उनके पास गई और बोली, शुक्र है आप लोगों की दोस्ती हो गई, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। बधाई हो झलक तुम दोनों के एक होने पर, विराज बोला। थैंक यू विराज जी, प्लीज़ ऐसे शोर मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सबसे कहती थी कि मैं शादी के बाद प्यार करूँगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मुझे इस तरह प्यार हो जाएगा, झलक बोली और शर्मा कर मुँह झुका लिया। ठीक ही है, जो हुआ अच्छा हुआ, चलो ऊपर चलें। अगम तुम भी चलो, विराज बोला। मैं चलता हूँ यार, तुम्हें काम होगा, मैं यूं ही बैठा रहूँगा, आप लोग जाओ, मैं भी चलता हूँ, बहुत काम है। अगम जाने लगा तो झलक उसके पास आई और बोली, सॉरी मेरी वजह से आपकी और विराज सर की लड़ाई हो गई, आई एम सॉरी।
कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। चलो जल्द ही हो गया, तुम टेंशन मत लेना। अच्छा ध्यान रखना, कभी कभी याद भी कर लिया करना हमें भी। अगम ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाते हुए कहा। झलक ने मुस्कुराकर सर झुका लिया, फिर वो बाय कहकर चली गई। अगम भी खुद में ही खुश होता हुआ अपने काम पर चला गया। टेंडर खुलने का समय भी आ गया था। सारे होटल में फंक्शन सा माहौल, पूरा होटल भरा पड़ा था। आने वालों के लिए कॉफ़ी, स्नैक्स और बाद में खाने का भी इंतज़ाम था। अगम और उसके पापा पहले ही आ गए थे। सभी के आने पर टेंडर खुलने लगे। प्रोजेक्ट कपूर आर्किटेक्ट्स को मिला। उन्होंने पहले भी इनके कई प्रोजेक्ट किए थे। अगम को डर था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो, पर सब ठीक ठाक हो गया। कपूर का बेटा रेहान अगम की ही उम्र का था। उसकी अगम से बनती भी काफ़ी थी। हैंडसम और पर्सनालिटी वाला था। अगम को खुशी हुई कि यह प्रोजेक्ट रेहान को मिला। कुछ दिनों बाद रेहान ने शिमला में काम करना शुरू किया। अगम भी बिजी हो गया। उसे हफ्ते में एक बार शिमला जाना पड़ता था। झलक भी अपने एग्ज़ाम में बिजी हो गई। उन्हें कई दिन हो गए थे मिले हुए। अगम शिमला आया तो सीधे साइट पर गया। उसने रेहान को पहले ही फ़ोन कर दिया था। रेहान अपनी असिस्टेंट के साथ पहले ही वहाँ पहुँच गया था। अगम उनके पास आया तो संध्या को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, सैंडी तुम यहाँ? हेलो अगम, मैं रेहान की असिस्टेंट हूँ। असल में मैंने वापस जाना था, पर पापा ने जाने नहीं दिया। रेहान मेरे चाचा जी का बेटा है। पापा ने मुझे इसके पास लगवा दिया। तुम यहाँ कैसे? संध्या बोली। संध्या, ये होटल जो हम बना रहे हैं अगम का ही है, रेहान बोला। अच्छा, दुनिया कितनी छोटी है ना। मैंने सोचा भी नहीं था कि इंडिया में पहला प्रोजेक्ट जिस पर काम करूँगी वो अगम का होगा, संध्या बोली। चलो ये अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मेरी टेंशन कम हो जाएगी, रेहान बोला। हाँ, अब मुझे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, संध्या बोली। चलो अच्छा है, अब साथ काम करने में आसानी होगी, अगम ने कहा। तीनों बैठकर डिज़ाइन डिस्कस किया। अगम ने कुछ चेंजेस किए, फिर पैसों के बारे में बात की और उसे चेक दिया। काम पूरे जोरों से चल रहा था। इस सब के बाद अगम वापस चला गया। संध्या अगम को जाते हुए देख रही थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा और बोला, सैंडी, यहाँ तक तुम्हारी किस्मत मैं खींच लाया। अब आगे का तुम संभालना। उसे चंडीगढ़ जाने ही मत देना, भूल जाएगा उस झलक वलक को। इसे तुम्हारा न बनाया तो मेरा नाम बदल देना, रेहान बोला। झलक के एग्ज़ाम खत्म हो गए थे। विभा और वो दोनों बहुत ही खुश थीं। वो अब रिजल्ट आते ही डॉक्टर बन जाएंगी। वैसे तो अब भी उन्हें सब डॉक्टर ही कहते थे, पर लीगली वो अब डॉक्टर बनेगी। यार, बहुत दिन हुए अगम नहीं दिखा और न ही मैंने उसके बारे में कुछ सुना। कहीं वो तेरा पीछा करते करते थक तो नहीं गया, या उसे कोई और तो नहीं मिल गई? ये लड़के ऐसे ही हैं, इन्हें वो लड़कियां पसंद होती हैं जो आसानी से मिल जाए। तेरी जैसी नखरे वाली नहीं, विभा बोली। अच्छा जी, तो आप किस कैटेगरी में आती हैं? झलक ने पूछा। मैं इन दोनों में नहीं आती। मैं तीसरी कैटेगरी में हूँ, जो न तो सुंदर होती है न पैसे वाली। इनसे लड़के दूर ही रहते हैं, विभा बोली। ऐ खबरदार, मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा कहा तो। मेरी फ्रेंड बहुत ही सुंदर है, लाखों लड़के मर सकते हैं, लेकिन वो किसी को पसंद ही नहीं करती, झलक बोली। विभा ने मन में सोचा, मैं तो पसंद करती हूँ, पर कोई मुझे ही पसंद नहीं करता। झलक ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ मेरी जान? विभा ने कुछ नहीं में सिर हिला दिया। फिर बोली, चलो हॉस्पिटल में कुछ खाते हैं। इतने दिन से पेपरों के चक्कर में खाना पीना सब छूट गया था। अब जाकर पेपर खत्म हुए तो अब भूख लग रही है। दोनों हॉस्पिटल की ओर चल दी। झलक को बिठाकर विभा खाने के लिए कुछ लेने काउंटर पर जा रही थी तो उसकी नज़र कॉरिडोर में जाते आशीष पर पड़ी। वो जल्दी से आशीष के पीछे भाग गई। उधर झलक बैठी अगम के बारे में सोच रही थी। सच में उसे इतने दिन हो गए, उसने न तो फ़ोन किया न ही वो आया। आखिर वो है कहाँ? उसे लगा कि विभा को अभी आने में वक्त लगेगा। उसने अगम को फ़ोन मिलाया। अगम शिमला में रेहान के ऑफिस आया था। रेहान उसे रोज़ किसी न किसी बहाने से ऑफिस बुला लेता था। अगम और रेहान और संध्या दूर खड़े ज़मीन का जायज़ा ले रहे थे। संध्या ने प्लान के मुताबिक रेहान से फ़ोन मांगा। रेहान, अपना फ़ोन देना, मैं अपना ऑफिस में भूल आई, कुछ सर्च करना है। ओह, मेरा फ़ोन भी अंदर ही रह गया। अगम का फ़ोन ले लो, रेहान बोला। अगम ने अपना फ़ोन का लॉक खोल कर दे दिया। रेहान अगम को वहाँ से आगे ले गया। संध्या ने उसका व्हाट्सएप खोल कर देखा। उसमें झलक का नंबर देखा। वो अभी पढ़ने लगी थी कि फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी जल्दी से फ़ोन की वॉल्यूम कम कर दी। अगम और रेहान तक आवाज़ जा ही नहीं पाई। फ़ोन झलक का था। उसने फ़ोन काट दिया। वो दोनों की चैटिंग देखने लगी।
कुछ खास नहीं था क्योंकि वो कभी चैट करते ही नहीं थे, फ़ोन पर ही बात करते थे। फ़ोन दोबारा आया, उसने दोबारा फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने कुछ देर वेट की और उसने वो नंबर कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया। उसने फ़ोन की आवाज़ नहीं किया और अगम को फ़ोन ऐसे ही वापस दे दिया। अगम को पता ही नहीं चला कि झलक का फ़ोन आया था। उधर झलक अगम को लेकर परेशान थी। कहीं विभा की बात सच तो नहीं, वो किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। नहीं, वो ऐसा नहीं है। झलक खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। विभा आशीष के पास आई और बोली, आशीष जी आप यहाँ कैसे? ओह हेलो, मैं किसी से मिलने आया था, आशीष ने चौंकते हुए कहा। कहीं आप झलक से तो नहीं मिलने आए? विभा बोली। नहीं, मेरे मासी एडमिट हैं, उन्हें मिलने आया हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा कि गायनी वार्ड कहाँ है। चलिए आपको मैं ले चलती हूँ। विभा ने चलते चलते फ़ोन निकाल कर झलक को मैसेज किया कि वो आशीष के साथ किसी पेशेंट से मिलने जा रही है, वो अकेली खा ले। झलक ने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई में ओके भेज दिया। वो उठकर कुछ खाने को लेने जा रही थी कि आवाज़ आई, क्या खाओगी? लाओ मैं ले आता हूँ। ओह विराज सर कैसे हैं आप? झलक ने पूछा। वही रेगुलर वाला खाओगी या कुछ और लाऊं? विराज बोला। वही ले आइए, झलक ने बैठते हुए कहा। विराज कुछ देर में दोनों के लिए सैंडविच और कॉफ़ी ले आया। उसने बैठते हुए कहा, भाई को जवाब भी देना है, अगर ख्याल न रखा तो भाईजान नहीं छोड़ेगा। वैसे आजकल हैं कहाँ जनाब? इतने दिन हुए न मिले, न ही फ़ोन किया। झलक बोली। तुम्हें पता नहीं वो शिमला में है, वहाँ होटल का काम शुरू हो गया है, उसे काफ़ी दिन हो गए हैं। विराज बोला। वो मैंने खुद ही उन्हें मना किया था कि फ़ोन न करें, मेरे भी एग्ज़ाम हैं। आज ख़त्म हुए तो फ़ोन किया, वो भी 2 बार, उन्होंने दोनों बार काट दिया। बिज़ी होंगे शायद। झलक बोली। नहीं, वो जितना भी बिज़ी हो तुम्हारा फ़ोन थोड़े ही काटेगा, मैं फ़ोन करके देखता हूँ। कहकर उसने अगम का नंबर मिलाया। फ़ोन बजता रहा, किसी ने उठाया नहीं। अजीब बात है, वो ऐसा कभी करता तो नहीं है, मैं संध्या को कॉल करके देखता हूँ। विराज बोला और संध्या का फ़ोन मिलाने लगा। संध्या भी वहाँ है? क्यों? झलक ने पूछा। संध्या ने भी फ़ोन नहीं उठाया। विराज और झलक को और भी चिंता हो गई। उस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट रेहान कपूर हैं। संध्या उसकी कज़िन है और उसके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। और कोई बात नहीं है। बेशक वो अगम को चाहती थी, लेकिन अगम ने कभी उसे फ्रेंड से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। तुम निश्चिंत रहो, विराज ने उसे समझाया। विराज की बात से झलक सहमत थी। उसे यकीन था कि अगम ऐसा नहीं है, पर जाने क्यों उसका दिल घबरा रहा था। अगम फ़ोन क्यों नहीं कर रहा? चाहे मैं फ़ोन करूं या ना करूं, अगम तो बिना नागा फ़ोन करता था। अब ऐसा क्या हुआ? वो सोच रही थी कि विराज ने अगम का फ़ोन फिर ट्राई किया। दोबारा उसने उठाया नहीं। वो भी सोचने लगा कि बात क्या होगी। विभा आशीष को गायनी वार्ड में ले गई। आशीष बोला, विभा जी आपको काम होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, आज मैं फ्री हूँ, फाइनल एग्ज़ाम थे, हो गए हैं, अब हम फ्री हैं। और असल बात यह है, मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। आशीष उसका इशारा समझ गया। उसने विभा की तरफ देखकर कहा, देखिए विभा जी, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। आप मेरे पीछे अपना टाइम खराब न करें, मैं किसी और को चाहता हूँ। मुझे पता है आप झलक को चाहते हैं, किसी को चाहना हमारे बस में नहीं होता। मैं मीरा जी की तरह आपकी पूजा करूँगी, आपके प्यार की कल्पना करूँगी, दूर से आपको देखकर खुश होती रहूँगी। आप मुझे कभी मत रोकिएगा। विभा बोली। वो कमरे के पास आ गए थे तो आशीष बोलते बोलते चुप हो गया। फिर वो अंदर चले गए। उसकी मासी को पेट दर्द के कारण एडमिट किया गया था। उन्हें हार्निया की शिकायत थी। 2 दिन बाद ऑपरेशन था। अगम का सारा दिन साइड पर निकल गया। वो वापस आने लगा तो संध्या बोली, अगम रेहान की कुछ काम है, वो लेट आएगा, क्या तुम मुझे भी होटल ले चलोगे? हाँ क्यों नहीं, बैठो। अगम का मन बिल्कुल साफ था, उसे कोई छल नज़र नहीं आया। संध्या उसी के होटल में ठहरी थी। अगम को पता ही नहीं था कि ये उनकी चाल है। अगम को जाते हुए उमेश ने देख लिया। उसने देखा कि अगम किसी लड़की के साथ है तो वो बाइक लेकर उसके पीछे हो लिया। अगम ने होटल के बाहर कार रोकी और संध्या के साथ अंदर चल दिया। संध्या की आदत थी चिपकने की। उसने अगम की बाँह पकड़ रखी थी। अगम कई बार मना कर चुका था पर वो मानती ही नहीं थी। उमेश ने उन्हें बाहों में बाहें डाले होटल में अंदर जाते देखा। उमेश जल्दी से क्लिनिक आया और डॉक्टर गिल को सारी बात बताई। वो हंसते हुए बोले, लगता है झलक ने उससे ना कर दी होगी, इसलिए वो और लड़की के साथ है। चलो, हमें क्या लेना। उमेश भी चुप कर गया, शायद डॉक्टर ठीक कह रहे हों।
संध्या का कमरा बाईं ओर था जबकि अगम का कमरा दाईं तरफ था, सो वो अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आकर जब अगम नहा धोकर आराम से बैठा तब उसे झलक की याद आई। ओह, मैं तो भूल ही गया, आज उसका आखिरी एग्ज़ाम था। उसने झट से फ़ोन निकाला। वो हैरान रह गया कि कितनी ही मिस्ड कॉल थी। 3 झलक की, 4 विराज की, 2 दादी की। उसने फ़ोन चेक किया तो पता चला कि फ़ोन साइलेंट पर था। उसने सबसे पहले फ़ोन को जनरल पर किया, फिर दादी को फ़ोन किया। इसके कुछ बोलने से पहले ही दादी बरस पड़ी। खोते दे पुत्तर, तैनू किन्ने फ़ोन किते, चुकिया क्यों नहीं? मेरी जान निकल गई, इसी की पता नहीं क्या हो गया, दादी बोली। बेबे, इतनी क्यों टेंशन लेते रहते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम पर था, गलती से मेरा फ़ोन साइलेंट पर हो गया था। अब देखा तो सबसे पहले आपको फ़ोन किया। आप ठीक हो? अगम बोला। हाँ, मैनू की होना है, एकदम ठीक है मैं। मैनू ता तेरी फिक्र रहिंदी है। जद तो शिमले च तेरे गोलियां लगी, मैनू डर लगदा रहिंदा है पुत्तर, दादी जी बोली। बेबे, आपको बताया तो था कि जिसने गोलियां चलाई थी उसे पुलिस ने कब का गिरफ्तार कर लिया है। अब किसी का डर नहीं है, आप बेफिक्र रहो। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, फ़ोन रखता हूँ, विराज का फ़ोन आ रहा है, कहकर अगम ने फ़ोन काट दिया और विराज का फ़ोन उठाया। हेलो, आज कैसे याद आ गई मेरी? इतने दिन हुए तूने कोई फ़ोन नहीं किया, मैंने सोचा मैं ही कर लूँ। झलक से बात हुई? आज मिली थी कैंटीन में, उसने तुझे कॉल की पर तूने उठाई नहीं। उसे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया। तूने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, ऐसे कौन से काम में बिजी था? विराज बोला। अरे यार, साइड पर था, काम शुरू जो हो गया है, रोज़ कोई ना कोई नया आइडिया दिमाग में आ जाता है, सो देखना पड़ता है। आज भी वही था, पता नहीं कैसे फ़ोन साइलेंट पर लग गया, इसलिए पता ही नहीं चला। कैसी है झलक? अगम ने पूछा। इतनी फिक्र है ना तो खुद फ़ोन करके पूछ ले, मैं क्यों बताऊं कि तेरे लिए चिंतित थी। बेचारी परेशान हो रखी थी, ऊपर से मैंने पागल ने गलती से उसे बता दिया कि संध्या तुम्हारे साथ है। वो और भी परेशान हो गई थी, पर मैंने उसे समझा दिया कि तुम्हारे और संध्या के बीच कुछ नहीं है। अब जल्दी से उसे फ़ोन कर ले, कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहकर विराज ने फ़ोन कट कर दिया। विराज से बात करने के बाद उसने झलक को फ़ोन किया। झलक ने नंबर देखा और फ़ोन उठा लिया। हेलो, हो गए फ्री? मिल गई फुर्सत? आ गई याद हमारी? मैंने तो सोचा था कि जनाब को अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है, अब उनकी सैंडी जो उनके साथ है। क्यों, है ना? झलक ने जलन में कहा। कुछ जलने की बू आ रही है। मेरी जान, ऐसा मत करो, मेरी तो बस तुम हो, तुम ही हो जो मेरी धड़कन हो, मेरी सांसों में बसी हो, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान हो। तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही क्या है? याद उसे करते हैं जिसे भूले हों, पर तुम्हें तो मैं एक भी पल नहीं भूलता, अगम बोला। अगम की बातें सुनकर झलक बोली। अच्छा, आप ज़्यादा शायरी मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। काम के साथ अपना भी ध्यान रखा करो। अब मैं फ्री हो गई हूँ, 1-2 दिन में आती हूँ। फ़ोन फ्री रखना, वरना इस बार नाराज़ हो गई तो आसानी से नहीं मानूंगी। नहीं, मैं मौका ही नहीं दूंगा, तुम तंग आ जाओगी, इतना फ़ोन करूंगा, फिर खुद ही कहोगी अगम जी आप तो ऐसे न थे, कहकर अगम हंस दिया। झूठे कहीं के, सारे दिन उस संध्या के साथ रहते हो और मुझे ऐसी बातें करके मना लेते हो, झलक बोली। अरे यार, कहाँ तुम और कहाँ वो, तुम तो जाने क्या क्या सोचती हो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, न ही कोई होगा, इसलिए बेफिक्र रहो, अगम बोला। झलक फ़ोन रखने के बाद भी उसके बारे में सोचती रही। विभा आई तो उसने पूछा, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब की आई हूँ, भूख लगी है, पर मैडम को ख्याल ही नहीं। झलक, एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? विभा बोली। कमाल है, मैंने कभी तेरी बात का बुरा माना है जो अब मानूंगी, झलक बोली। वो मैं आशीष जी को पसंद करती हूँ। क्या सच्ची? तूने कभी बताया क्यों नहीं? मैं खुद तेरी उससे बात करवा देती। आज वो मुझे मिल गए थे, सो मैंने अपने दिल की बात कह दी। जब अब मुझे पता था, फिर भी मैंने एक बात बता देना ठीक समझा, अब जैसे उनकी मर्जी, विभा बोली। वो तुझे पसंद कर लेंगे, तेरी जैसी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी, झलक बोली। पर वो तुझे चाहते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे पता ही था, पर मैंने भी कह दिया कि मैं मीरा की तरह आपको चाहूंगी, विभा बोली। देख विभू, पसंद हमेशा बदलती रहती है, आज वो मुझे पसंद करते हैं, कल को तुझे पसंद करने लगेंगे, हिम्मत रखना, बाकी मैं भी तेरी हेल्प करूंगी, झलक बोली। दोनों काफ़ी देर बातें करती रही, पहले आशीष के बारे में, फिर अगम के बारे में। उनकी बातें नींद आने तक खत्म ही नहीं हुई। झलक का यहाँ का सारा काम खत्म हो गया था, वो वापस शिमला जा रही थी। उसने अगम को सरप्राइज़ देने की सोची, लेकिन विराज ने अगम को पहले ही फ़ोन कर दिया।
हेलो अगम, झलक आज दोपहर की ट्रेन से आ रही है। अगम बहुत खुश था। अगम को खुश देखकर संध्या ने पूछा, क्या बात है अगम, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। वो आज शाम को झलक आ रही है, उसने खुश होकर बताया। ये तो बहुत अच्छी खबर है, शाम होने में कुछ ही देर है, संध्या ने रेहान को देखते हुए कहा। उसने रेहान से इशारों में पूछा कि क्या करें। अगम बाहर साइड देखने गया तो रेहान ने उसके पानी में नशे की गोली डाल दी। अगम अंदर आया, उसने वो पानी पी लिया। कुछ देर तो उसे कुछ नहीं हुआ, फिर वो और रेहान उसे लेकर होटल आ गए। अब उसे पूरा नशा हो गया था। इधर झलक के आने का टाइम हो गया था। रेहान उसे संध्या के कमरे में छोड़ आया। संध्या ने रिसेप्शन पर कहा, देखिए मिस्टर अगम मेरे साथ हैं, कोई अगर उनके बारे में पूछे तो उन्हें मेरा कमरा बता दीजिएगा, कहकर संध्या चली गई। क्या संध्या झलक और अगम का रिश्ता तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? क्या झलक का प्यार इतना कमज़ोर होगा कि वह संध्या की दिखाई बातों पर भरोसा कर लेगी? आखिर क्या होगा झलक और अगम के प्यार भरे रिश्ते का अंजाम? क्या अगम अपने और झलक के बीच आई गलतफहमी को दूर कर अपने रिश्ते को बचा पाएगा, या झलक उससे रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।